बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं गोपाल सर आज लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स, जो हम नई शुरुआत कर रहे हैं बच्चों नए सत्र की, उसी के लिए क्लास लेकर आया हूं। चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 3। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कूलाम के नियम के बारे में कि कूलाम का नियम होता क्या है और उससे रिलेटेड जो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें आज का ये हमारा लेक्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। मैंने बताया आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलाम का जो नियम होता है बेटा वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। यह होता है बच्चों दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। कूलम का नियम हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि कूलम का जो नियम होता है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यही इसकी कंडीशंस भी होती है ना जो हमने बोले। आवेश कैसे होंगे, स्थिर होंगे बेटा, और कैसे आवेश होंगे, बिंदु आवेश, उनके मध्य क्या लगता है, कूलम का नियम लगता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो उन आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, बोलता है बेटा व्यतक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम है कूलम्स का। ठीक है, फिर से सुनिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम हमको लिखना है। ठीक है, कूलम के नियम में। अब सुनिएगा ध्यान से, और यह बल बोलता है उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जो रेखा उन आवेशों को मिलाती ना उसी रेखा के अनुदिश लगता है। दो आवेश है हमारे पास Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी है बेटा, स्मॉल r है। तो कूलम के नियम अनुसार अगर हम चलें तो क्या बोलता है, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो सबसे पहले जो हमको पॉइंट मिलता है बेटा F प्रोपोर्शनल होता है किसके, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ये हमारे पास आता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हमारे पास बना इक्वेशन नंबर 1, और F प्रोपोर्शनल टू 1/r² हमारे पास बना है समीकरण नंबर 2। क्या आप सभी बच्चों को इतनी चीजें समझ में आई? फिर से सुन लेना। क्या बोले बेटा, कूलम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है। कूलम का नियम क्या बोलता है, बोलता है इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है कैपिटल F, अगर इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है बेटा, ये बल कैपिटल F है, तो ये बल जो होता है इन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो बिंदु आवेश क्या है हमारे पास में, Q1 और क्या है बच्चों, Q2। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है बच्चों, व्यतक्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 लिखे, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² किया बच्चों। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को अगर हम मिलाकर लिखें तो देखो कैसे लिखेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण 1 और किसको बच्चों, समीकरण 2 को। ठीक है, 2 को मिलाकर लिखने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर, ठीक है, मिलाकर लिखने पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा बच्चों Q1 Q2 अपॉन r², ये आ जाएगा। या फिर जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं ना, यहां पर हम लिखेंगे बेटा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन r²। बात समझ में आई? फिर से सुनिएगा एक बार, क्या किए बच्चों हमने यहां पर लिखा कि जो दोनों आवेश हैं हमारे पास Q1 Q2, इनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा, व्यतक्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 बना, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हमने आपस में मिलाकर लिखा बच्चों तो हमारे पास F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² बना, या F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन क्या बन गया बच्चों हमारे पास में r²। ये हमारे पास फॉर्मूला बना, बिल्कुल
ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया, इसको हमेशा याद रखना। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए बच्चों, इक्वेशंस हो गए। अब देखो यहां पास में मैंने k लिखा है, जब प्रोपोर्शनल लिखते हैं ना मिलाकर, तो एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक नियतांक आया, इसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा 2 लाइन। क्या लिखूंगा बच्चों, जहां k स्मॉल k एक अनुपातिक नेतांक है जो माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। जहां k एक अनुपातिक नियतांक है बोलता है बच्चों, जो किस पर निर्भर करता है, जो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं उस पर निर्भर करता है। तो यह फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आगे के लिए, ठीक है। F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बोलेंगे यस और नो, ठीक है। ये याद रखना, आगे मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल लेके चलूंगा बच्चों, बिल्कुल देखिएगा। देखो फार्मूला क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फार्मूला क्या बना बेटा अभी तक हमारे पास, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। मैंने बताया है k एक अनुपातिक नियतांक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। k एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम इसी आधार पर देखो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले बेटा, ठीक है, मात्रक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन से मात्रक के लिए, SI मात्रक, SI मात्रक के लिए, SI मात्रक के लिए। और इसमें भी ना मैं एक पॉइंट लूंगा, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु निर्वात, माध्यम के रूप में क्या हो बोलता है बेटा, वायु निर्वात हो, वायु क्या हो, निर्वात हो। ध्यान से मेरी बात सुनना ना, ठीक है। SI मात्रक के लिए जब दोनों आवेशों के मध्य वायु क्या हो बोलता है बेटा, निर्वात हो। तो दोनों पर देखो k की वैल्यू ही मेजर करेंगे हम कि k का मान हम क्या रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? मैं बस ये मेजर करना चाहता हूं k की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, नहीं तो फार्मूला तो आ गया हमारे पास में। तो इसके लिए मैंने बताया k का मान मात्रकों की पद्धति पर और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो मैंने SI मात्रक के लिए लेके चल रहे हैं और सबसे पहला पॉइंट लिया बेटा, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, वायु निर्वात हो। तो इस स्थिति में k का मान, स्मॉल k का मान 1/4πε0, 1/4πε0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 × 10⁹। ये वैल्यू हम स्मॉल k की जगह रखते हैं, जहां एप्सिलॉन 0 ये क्या है बेटा, ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है बच्चों, ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। वायु निर्वात की क्या है बच्चों, ये विद्युतशीलता है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। अब बोलेंगे सर वायु निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? विद्युतशीलता वह शब्द है बेटा, या बोल सकते हैं वायु निर्वात की विद्युतशीलता से हम ये समझते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र की जो माप है या विद्युत क्षेत्र का जो चालन है या विद्युत क्षेत्र रेखा, आगे आपको बढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो चालन की माप है वो की जाती है विद्युतशीलता से। तो विद्युतशीलता उस विद्युत क्षेत्र का मेजरमेंट करता है कि कितना स्ट्रांग विद्युत क्षेत्र बन रहा है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हुए है वो कितनी स्ट्रांग है। तो यहां पर एप्सिलॉन 0 को हम वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और एक चीज और सुनिएगा, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 0 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है, वैल्यू होता है एप्सिलॉन 0 के लिए 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अतः F का मान कितना आ जाएगा, K के प्लेस में क्या रख देंगे, 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में Q1 Q2 अपॉन
आर का स्क्वायर। अब बल है बच्चों तो मात्रक क्या लगाओगे, न्यूटन, ठीक है, ये लगा लेना। या F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों न्यूटन। ये हम मान रख लेंगे F के लिए, ठीक है, ये हम F के लिए क्या कर लेंगे बच्चों, मान रख लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। SI मात्रक के लिए जब दोनों आवेशों के मध्य माध्यम क्या हो, वायु और निर्वात हो, स्मॉल k की वैल्यू 1/4πε0 या 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। एप्सिलॉन 0 वायु और निर्वात की क्या होती है बच्चों, विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन 0 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। के प्लेस में हम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर न्यूटन रख सकते हैं, या फिर बेटा हम क्या रखेंगे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा बेटा इसी में जब दोनों आवेशों के मध्य, जब दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो, बोलता है कोई अन्य माध्यम हो, स्मॉल के की जगह में बेटा आप लिखना 1/4πε, स्मॉल के की जगह में 1/4πε, ठीक है, जहां एप्सिलॉन ये क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन जो होती है वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन जो होती है वो माध्यम की विद्युतशीलता होती है, ठीक है, एप्सिलॉन जो है माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक है। अतः F इज इक्वल टू 1/4πε, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये न्यूटन, ये हमारे पास है। F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर न्यूटन, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। जब दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो तब की स्थिति में ये वैल्यू आ गई। मगर यहां एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना, आज ही की क्लास में बताऊंगा बेटा, ये जो एप्सिलॉन होता है ना, ये एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये कैपिटल के, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक है, जहां कैपिटल के ये होता है बेटा माध्यम का परावैद्युतांक, ये होता है बेटा माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ये क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। इसलिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों न्यूटन, ये हो गया हमारे पास में न्यूटन। इस तरह से भी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो बात समझ में आई होगी आपको। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कूलम का नियम क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1। F प्रोपोर्शनल टू उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाती 1/r²। दोनों को मिलाकर लिखते हैं बेटा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², जहां F इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर एक नियतांक लिखता है, अनुपातिक नियतांक, जिसका मान जो होता है माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई K का मान। अब माध्यम और मात्रकों की पद्धति, तो सबसे पहले मैंने ऐसा ही मात्रक लिया हुआ है, तो स्मॉल k की वैल्यू, जब माध्यम क्या हो, दोनों आवेशों के मध्य वायु और निर्वात हो, स्मॉल k 1/4πε0 या 9 इंटू 10⁹ आता है बेटा। एप्सिलॉन 0 को हम वायु निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत रेखाओं के चालन की माप होती है, ठीक है, ये हो गया। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन, इस तरह से लिख सकते हैं। या 1/4πε0 की जगह में F इक्वल 9 इंटू 10 का पावर 9। F इज इक्वल टू क्या लिखना बेटा, 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर न्यूटन। फिर हमने बताया कि जब दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो तो स्मॉल k की वैल्यू बेटा 1/4πε रख लेना। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर न्यूटन, जहां एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 की, अभी बताऊंगा आगे,
ठीक है, कैसे आता है, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, बोलता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। अब बेटा पहला तो हो गया एसआई वाला, अब हम दूसरा देखेंगे बेटा सीजीएस पद्धति में। कहां पर देखते हैं हम ये सीजीएस पद्धति के लिए, सीजीएस पद्धति के लिए यहां पर भी मैं 2 पॉइंट्स लूंगा। सबसे पहले जब या सीधे सीधे लिखते हैं अपन, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए स्मॉल के की वैल्यू को अपन 1 रख लेते हैं बेटा। फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू, ठीक है, के की वैल्यू 1 हो गया तो ये Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्या लगाएंगे अपन, डाइन। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। दूसरा, ठीक है, अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम के लिए कोई भी अन्य माध्यम है तो अन्य माध्यम के लिए, ठीक है, क्या रख देंगे बेटा, कोई भी अन्य माध्यम होगा तो स्मॉल के की वैल्यू को आप 1 अपॉन कैपिटल के ले लीजिएगा, जहां के परावैद्युतांक होता है। तो F इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन कैपिटल के, क्या आ गया हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर डाइन, R का स्क्वायर डाइन। ये हमारे पास में वैल्यू इस तरह से भी हम बता सकते हैं। तो ये हो गया बेटा जब माध्यम क्या होता है, वायु निर्वात के लिए। ये पूरे का पूरा आपको लिखना पड़ेगा, कहां पर, कूलम्ब के नियम में, ठीक है। अब वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा गया। 3 मार्क्स का पूछा गया है तो आप आधा छोटा सा लिखकर भी आप खत्म कर सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर का। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में देता है तो पूरे डिटेल में आपको लिखना चाहिए, जितना मैंने आपको आज समझाया बच्चों। अब इसी पर मैं आपको एकांक आवेश क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। एकांक आवेश बोलता है बेटा यूनिट चार्ज। देखो ध्यान सुनिएगा, हमारे पास में अभी हमने फॉर्मूला देखा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन, ठीक है, ये फॉर्मूला देखा। या फिर बच्चों मैंने बताया F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन, ये हमने फॉर्मूला देखा। अब बोलता है इसी फॉर्मूले में यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, दोनों आवेशों के परिमाण को बराबर और सजाती कर लें, Q कर लें, ठीक है, R की वैल्यू को अगर 1 रखें, ठीक है, तथा F की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन हो तो क्या आ जाएगा, देखो F की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, ये आ गया बेटा, इधर भी हमारे पास में 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 Q2 ये Q इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9 कैंसल बेटा, हमारे को मिल के आ रहा है Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या Q इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। तो आवेश का मान 1 होता है, इसी को हम एकांक आवेश कहते हैं। फिर से सुनिएगा क्या बता रहा हूं मैं आपको, एकांक आवेश यूनिट चार्ज क्या होता है। हमारे पास में कूलम्ब के नियम से, कौन से नियम से बच्चों, ये कहां से आया था, ये आया था बेटा हमारे पास में कहां से, कूलम्ब के नियम से, ठीक है, कूलम्ब के नियम से दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन। हमने क्या किया बच्चों, F इज इक्वल टू, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं ना, 1/4πε0 की वैल्यू होती है, क्या होती है, 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर न्यूटन, ये वैल्यू होती है। तो Q1 Q2 Q के बराबर हो गया और R1 ले लिया मैंने, ठीक है, मतलब दोनों आवेशों को मैंने परिमाण में समान और क्या कर लिया बच्चों, सजाती कर लिया और R की वैल्यू को 1 मान लिया। तो F इज इक्वल टू, ठीक है, और एक वैल्यू और लिया, सॉरी, F को भी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन ले लिया, तो ये कैंसल हो गया, Q की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा, 1। अब इसी को परिभाषित करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के क्या लिखेंगे बेटा, दो सजातीय आवेश वायु निर्वात में, ठीक है, ε0 है तो वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹, बल को मैंने 9 इंटू 10⁹ लिया है बेटा, ठीक है, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। फिर से सुनिएगा,
ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश Q1 Q2 को आपस में बराबर किए तो क्या लिखेंगे बेटा, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश कहां पर, वायु या निर्वात में। कहां पर बच्चों, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर बोलता है। r बराबर 1 रखें तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करें बोलता है बेटा, प्रतिकर्षित करें। एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश जो है वो क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। Q ±1, ये याद रखना, ठीक है। इस तरह से हम एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं बच्चों। तो ये था हमारे पास एकांक आवेश। अब कूलाम के नियम का सदिश रूप चलेगा, ये भी देखते हैं बेटा। कूलाम के नियम का सदिश रूप बिल्कुल सिंपल सा है। सदिश रूप को समझाने के लिए मैं यहां पर 3 एक्सिस लेता हूं। कितने एक्सिस लेता हूं बच्चों, 3। ये x, ये y और ये z, 3 एक्सिस लेते हैं। इन 3 एक्सिस में मैं 2 बिंदु आवेश ले लेता हूं बेटा, यहां Q1 और Q2। कितना बिंदु आवेश ले लेता हूं बेटा, मैं 2 बिंदु आवेश लेता हूं। एक बिंदु आवेश मेरे पास Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश मेरे पास क्या है बच्चों, Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 ये मैंने ले लिया। ये बेटा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक है, अगर हम, ठीक है, 1 से 2 की ओर देखेंगे, ये बेटा 1 से 2 की ओर, इसको हम R12 लेंगे, और 2 से 1 की ओर देखेंगे तो ये बीच के डिस्टेंस को अपन क्या लेंगे बेटा, अगर मैं 2 से 1 की ओर देख रहा हूं तो इसको मैं लूंगा R21। इसका भी लेने का तरीका है, अगर 1 से 2 की ओर देखते हैं डिस्टेंस को तो R12, और अगर मैं कहां से बेटा, अगर मैं 2 से 1 की ओर देखता हूं तो R21। इस तरह से मैं यहां पर डिस्टेंस लूंगा, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहां पर कूलाम का नियम का हमको सदिश रूप चूंकि निकालना है, तो अगर पहले पर दूसरे के द्वारा बल लगेगा बच्चों तो इसकी दिशा ऐसे बाहर की ओर होगी। दोनों धन आवेश हैं, ठीक है, धन आवेश में प्रतिकर्षण होता है, डायरेक्शन बाहर की ओर। 1 पर 2 के कारण बल लग रहा है, F12 का डायरेक्शन हो जाएगा ये। वैसे बेटा दूसरे पर अगर पहला बल लगाएगा तो ये इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। दूसरे पर कौन बल लगा रहा है, पहला, ये इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम को समझना ही मुख्य है, बाकी फिर लिखना आसान होता है। बात समझ में आई। 2 बिंदु आवेश Q1 Q2, ठीक है, पहले पर दूसरे के द्वारा बल लग रहा है। पहले पर किसके द्वारा बल लग रहा है, दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो पहले पर लगा बल आउटवर्ड डायरेक्शन में F12, दूसरे पर लगा बल इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में 21, ये आया। तो देखो इधर जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो किस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान के चलो मैं F12 लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बच्चों, F12 लिख रहा हूं। तो F12 कैसे लिखूंगा, 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है। आवेश कितना मेरे पास में, Q1 Q2, 1 से 2 की डायरेक्शन में R21, क्या लिखूंगा बच्चों मैं, R21, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस आ जाएगा। और यूनिट वेक्टर R21 लिखूंगा। यूनिट वेक्टर क्या लिखूंगा बेटा मैं, R21, उसकी डायरेक्शन में, उसकी दिशा में, इस तरह से मैं लिखूंगा F12, ठीक है। और अगर मुझे मान के चलो F21 लिखना हो तो मैं F21 कैसे लिखूंगा, 1/4πε0। आवेश क्या है बच्चों हमारे पास, Q1 Q2, ठीक है, आवेश क्या है बच्चों हमारे पास, Q1 Q2। ये बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर उसकी दिशा में, यूनिट वेक्टर R12, ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। और दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और केवल दिशाओं में विपरीत है बच्चों। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिखकर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी यार, ये स्क्वायर आया रहता ना, R21 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, ये हमारा लिखने का क्या होगा बेटा, इसको तरीका होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का। यहीं पर, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। और यहीं पर मैं एक छोटी सी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप सभी बच्चों को सिखाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर 2 आवेश है हमारे पास बच्चों और दोनों के दोनों धन आवेश हैं, ये Q है, ये Q है, तो हमेशा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये धन आवेश है और ये परीक्षण आवेश है।
एक आवेश जो है ना वो सोर्स चार्ज है, ये हमारे पास में जो प्लस क्यू है वो क्या चीज है, वो प्लस क्यू जो है वो सोर्स चार्ज है, और क्यू नॉट क्या है, वो टेस्ट चार्ज है। तो हमेशा जो धनावेश के कारण जो बल लगता है ना वो कैसा लगता है बेटा, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में, एक मिनट बेटा, ये एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं अपन। ठीक है, हाँ ये बात समझ में। देखो इधर क्या करता है, स्रोत आवेश जो होता है ना हमेशा ये एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है बेटा, और परीक्षण आवेश, अगर ये हमारे पास में धनावेश है तो दोनों धनावेश होते हैं ना, तो लगने वाले बल की दिशा हमेशा कैसे होती है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की ओर बल लगता है। धनावेश के कारण जो बल लगता है हमेशा बाहर की ओर लगता है। और अगर यहीं पर सोर्स चार्ज के रूप में अगर कोई माइनस आवेश रहा, ठीक है, और ये हमारे पास परीक्षण आवेश कैसा है बेटा, धनावेश है, तो यहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण के कारण लगने वाले बल की जो दिशा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, कूलाम का जो हमारा नियम है, सदिश रूप है, ठीक है, लॉ ऑफ कूलाम इन वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हमको लिखना होता है। ठीक है, ये सदिश रूप बता दिया, मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, डायरेक्शन समझ में आया ना। प्लस क्यू आवेश है, क्यू नॉट हमारे पास परीक्षण आवेश है बच्चों, क्यू नॉट हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, ये जो क्यू नॉट है, आ रही ना आवाज, आ रही ना, हाँ चलो, ये जो क्यू नॉट है बेटा हमारे पास परीक्षण आवेश है, तो बल आकर्षण के कारण, कोई और दूसरा रीजन नहीं है, दोनों में धन आवेश है बेटा, आकर्षण के कारण कैसा होता है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और यहां माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो यहां प्रतिकर्षण के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में, आकर्षण के कारण से इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से बल की दिशा आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बल भी सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों कूलाम की नियम की सीमाएं, बच्चों कूलाम की नियम की सीमाएं, कुछ हम बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसकी जो सीमाएं बच्चों वो देखते हैं। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है बोलता है, ये मैंने बताया था, कूलाम की नियम गतिशील आवेशों के लिए नहीं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है कि कूलम का जो नियम होता है बेटा वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए, केवल और केवल किसके लिए बच्चों, स्थिर आवेशों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। ठीक है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। दूसरा, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए, ठीक है, यह नियम जो होता है वो केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। तीसरा, यह नियम जो होता है वो 10⁻15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है, 10⁻−15 मीटर से कम दूरियों के लिए लागू नहीं होता है, या नियम केवल अधिक दूरियों के लिए क्या है बेटा, सत्य है। तो ये कुछ सीमाएं हैं उसकी, नियम की लिमिटेशंस है, शर्तें हैं, वो याद रखना, कम से कम 2 पॉइंट तो याद रखना। और ये तो परिभाषा में ही आता है कि कूलम का नियम जो होता है वो स्थिर आवेश के लिए, किसके लिए बच्चों, स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, और यह नियम केवल बिंदु आवेशों पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। ये तो आपने पढ़ा हुआ है बिल्कुल। ओके, आगे बढ़े फिर चलेगा। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। अभी मैंने बताया था बच्चों कहां से, कूलम का नियम, कूलम का नियम बच्चों, कूलम का नियम। सबसे पहले हम इसको कहां देखते हैं, अगर हम वायु या निर्वात के लिए देखें बच्चों, किसके लिए देखें, अगर हम वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, कूलम का नियम वायु निर्वात के लिए देखते हैं। तो कूलम का नियम वायु निर्वात के लिए हमारे पास फार्मूला बना था, F = 1/4πε0, आवेश हो गया था बेटा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला हो गया था, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये फार्मूला अगर हम किसी माध्यम के लिए देखते हैं बच्चों, किसी माध्यम के लिए देखते हैं, ठीक है, देखिएगा इसी फार्मूले को अगर मैं किसी माध्यम के लिए करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास F' = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बात समझ में आई, कूलम का नियम,
बाह्य निर्वात के लिए F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन 0 बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता है, और किसी माध्यम के लिए देखूं बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन माध्यम की, यहां लिख दूं क्या दोनों चीजों को, ठीक है यहां लिख देता हूं, चलिए एप्सिलॉन 0 ये है बेटा वायु या निर्वात की, बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता, बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ये है एप्सिलॉन, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या होता है बच्चों, ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है, ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस मिले, बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे, जो जो बता रहे हैं बिल्कुल शुरुआत है आप लोगों की, और यहां पर हम टोटल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से जो फार्मूले वो बनते हैं बच्चों। तो कूलम का नियम बाह्य निर्वात के लिए F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, किसी माध्यम के लिए देखेंगे बच्चों तो F डैश इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो इक्वेशंस बने, कितने इक्वेशंस बने हमारे पास में, दो इक्वेशंस बने, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर मैं समीकरण 2 में 1 को भाग कर दूं बेटा, क्या आएगा मेरे पास, समीकरण 2 भागित समीकरण 1 से क्या बन जाएगा, F डैश अपॉन F डैश की वैल्यू 1 अपॉन, या फिर एक कोई 2 से ही भाग दें क्या, कहां से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा, समीकरण 1 भागित 2 से यह आ जाएगा F, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों F अपॉन F डैश, F अपॉन F डैश, यह आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, Q1 Q2 R का स्क्वायर, Q1 Q2 R का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई भी 1/4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर F अपॉन F डैश इजिकल टू, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और ये एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसी के इक्वल रेशियो को हम लेते हैं बेटा K, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पराविद्युतांक कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या ये जो है ना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इजिकल टू, हम लेते हैं एप्सिलॉन R, क्या लेते हैं बेटा, एप्सिलॉन R, ठीक है। कैसे, देखो एप्सिलॉन क्या है, यह है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की क्या है बच्चों, विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, हम आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है, या परावैद्युतांक, या क्या कहा जाता है बेटा, परावैद्युतांक, ये हो जाएगा एप्सिलॉन R, ठीक है, या परावैद्युतांक लिखेंगे तो कैपिटल K कहते हैं। ये रेशियो बेटा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू K, ये याद रखना, ठीक है। तो दोनों एक साथ परिभाषित हो जाता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, इस तरह से, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है, ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है बेटा, वो का क्या कहलाता है, वो परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों यहीं से, ठीक है, बिल्कुल चीजों को समझते चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर कुछ पदार्थों के परावैद्युतांक के जो मान हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एवोनाइट का 2.8 है, कांच का 5.1 है, एम्बर का 2.8 होता है, अभ्रक का 5.9 होता है, मोम
2.10। वायु निर्वात के लिए परावर्तनांक k का मान 1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वायु का। मिट्टी का तेल का 2.0 होता है। पानी का यहां 81.0 लिखा है, कई जगह 80 भी हम काउंट कर लेते हैं, अप्रॉक्स 80 के आसपास रखा रहता है, ठीक है। और एक चीज और नोट कराऊंगा यहां पर, ये नोट करके रखना कि धातुओं का परावर्तनांक, जो धातु होती है ना बेटा, धातुओं का परावर्तनांक, धातुओं का परावर्तनांक क्या होता है बच्चों? परावर्तनांक कैसा होता है? अनंत होता है। कैसा होता है बच्चों? अनंत होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया, धातुओं का परावर्तनांक कैसा होता है बच्चों? अनंत होता है। ये चीज भी आप नोट करके रखना, ठीक है। चलिए एक क्विज है बच्चों आप सभी बच्चों के लिए, थोड़ा सा कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। देखो पहला प्रश्न में आ गया क्विज 1, क्वेश्चन नंबर 1 की धातुओं का परावर्तनांक कितना होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना बेटा कि धातुओं का जो परावर्तनांक होता है वो 0, 1, 1 से अधिक। चलिए आप लोग आंसर दे दो। अभी तो बताया मैंने कुछ देर पहले कि धातुओं का परावर्तनांक कितना होता है। धातुओं का जो परावर्तनांक होता है वो कितना होता है? 0 होता है, 1 होता है, 1 से अधिक होता है, या डी अनंत होता है। क्या आएगा सही ऑप्शन? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या आएगा बच्चों? अनंत होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है किसके नियम से? फैराडे के नियम से, कूलम के नियम से, लाप्लास के नियम से, या गॉस के नियम से? हमने आज के क्लास में पढ़ा, वो हमारा टॉपिक भी है बेटा, कहां से दिया जाता है? कूलम के नियम से। कहां से दिया जाता है बच्चों? बिल्कुल कूलम के नियम से दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है। देखो इधर फंडा समझना, ऑप्शन से 1/2 गुना, 2 गुना, 1/4, 4 गुना। बल और दूरी में रिलेशन क्या है? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R स्क्वायर के। अगर यहां पर मैं दो बलों की तुलना करूंगा बेटा तो F1 अपॉन F2 लूंगा। दूरी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर के तो उल्टा होगा, F1 अपॉन F2 तो हो जाएगा बेटा R2 अपॉन R1 पूरे का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। दो आवेशों की बीच की दूरी दुगनी कर दी जाती है तो R2 जो है वो दुगनी हो गई 2R1, ठीक है। R2 जो है वो दुगनी हो गई, ये दिया 2R1। इसलिए फार्मूला बेटा F1 अपॉन F2, R2 की जगह 2R1, ये हो गया बेटा R1 पूरे का होल स्क्वायर। R1 क्या हो गया? कैंसल। ये आ गया हमारे पास में F1 अपॉन F2, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। F2 ये क्या हो जाएगा? F2 को ऊपर करना, F1/4। पहले बात का बल जो है पहले के बल का 1/4 गुना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा बेटा बिल्कुल क्या होगा? यहां पर में सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे चौथे लेक्चर में एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे बेटा कि वो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो हमारी क्लास की जो पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना बेटा। टेलीग्राम चैनल का नाम है गोपाल सर फिजिक्स। यहां पर आपको हमारी क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, बिल्कुल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी बच्चों को आज की क्लास देखने के लिए बच्चों। थैंक यू।